आप सभी को स्वागत है अपना YouTube चैनल SM क्लासेस में। इस चैनल के माध्यम से आप सभी को मैं बता देना चाहता हूं कि यदि आप लोग जेटेट परीक्षा और आकलन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको जेटेट परीक्षा के लिए एवं आकलन परीक्षा के लिए हम सभी टॉपिक को बारी बारी से करा रहे हैं। और आकलन परीक्षा वाले लोग खास करके इस टॉपिक को पूरा देखें, क्योंकि इस टॉपिक से जरूर 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आपको परीक्षा में 5 तारीख को छपेगा। तो चलिए हम लोग धड़ाधड़ इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पहला एक प्रश्न है हमारे पास कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था। तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है कहाँ स्थित है? राजगीर में। ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय में किस भाषा में शिक्षा दी जाती थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय में जो शिक्षा दी जाती थी पाली भाषा में शिक्षा दी जाती थी। आपको भाषा के बारे में बात करें तो आपको पता है कि सबसे पहले यहाँ की जो भाषा थी वो थी संस्कृत, यानी वैदिक भाषा, वेदों की भाषा। इसके बाद बना हमारे पास कौन? पाली। पाली में थोड़ा बहुत क्या हुआ? परिवर्तन हुआ तो बन गया हमारे पास प्राकृत। प्राकृतिक से बना कौन? अपभ्रंश। और अपभ्रंश से जो बना वो बना अपभ्रंश से अवहट हिंदी। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मुख्य रूप से याद रखना का है कि नालंदा विश्वविद्यालय की भाषा क्या थी? तो पाली। यह जो सभी प्रश्न देख रहे हैं आप, सब JCRT के बुक से लिया गया है। यह सब आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। पल्लव वंश के संस्थापक कौन था? तो पल्लव वंश का जो संस्थापक था वो थे कौन? आपको सिंह विष्णु। कौन थे? सिंह विष्णु। और अगर बिंबिसार के बारे में बात करें तो ये थे आपको हर्यक वंश के संस्थापक। हर्यक वंश के संस्थापक। अगर पुलकेशिन की बात करें तो वो था चालुक्य वंश के संस्थापक। कौन थे? तो पुलकेशिन। आगे है कि पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु की राजधानी कहाँ थी? तो पल्लव वंश के जो संस्थापक थे उनकी जो राजधानी थी वो थी आपको कांचीपुरम में। आगे बात करें हर्षवर्धन किस वंश का महान राजा था? तो हर्षवर्धन जो था वो पुष्पभूति वंश का महान शासक था। अगला जो प्रश्न है आप देखिए, बहुत ही मजेदार प्रश्न है और काफी इंपॉर्टेंट भी है। अभिज्ञान शकुंतलम किसकी रचना है? अभिज्ञान शकुंतलम जो रचना है वो है कालिदास के। कालिदास के आपको देखिए जिसमें लास्ट में म आ जाएगा, जैसे रघुवंशम, तो रघुवंशम भी किसका है? तो कालिदास के। ठीक है। हर्षवर्धन एक प्रतिष्ठित थे, तो हर्षवर्धन तो एक राजा थे ही, राजा के साथ साथ वे नाटककार भी थे और कवि भी थे। नेक्स्ट बात है पंचतंत्र किसकी रचना है? तो पंचतंत्र जो रचना है वह है आपको विष्णु शर्मा के। आगे बात करें समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त एक तो और यहाँ पे थोड़ा सा बताना चाहें, एक पुस्तक है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस, इसके जो लेखक हैं वो है विशाखा दत्त। तो इसको भी आप साथ साथ में ध्यान रखिएगा। ठीक है। आगे है कि समुद्रगुप्त की प्रस्तुति किसने लिखी? तो समुद्रगुप्त की जो प्रस्तुति लिखे हैं उनका नाम है हरिसेन। आगे है कि मेहरैली लौह स्तंभ किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है? तो मेहरौली के लौह स्तंभ से हमको चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जानकारी मिलती है। आगे है महाबलीपुरम मंदिर में निर्माण में किस शैली का प्रयोग हुआ है? तो महाबलीपुरम के मंदिर निर्माण में जो हुआ है वो राजसिंह शैली का प्रयोग हुआ है। आगे अगला प्रश्न देखिए, किस वंश के शासक को स्वर्ण युग का काल कहते हैं? तो आपको गुप्त वंश के शासक, गुप्त वंश के शासन काल को स्वर्ण युग का शासन काल कहते हैं।
यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप क्या कर रहे हैं, जेटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। एक हमारे पास अब अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है जहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उसको देखिए। पहला है सवाल इसमें, उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? तो उपनिषदों की कुल संख्या जो है वह 108 है। अगला प्रश्न की बात करें कि 24,000 श्लोक वाले महाभारत रामायण को क्या कहा जाता था? तो देखिए, जब शुरू में जो महाभारत था तो उस समय उसको क्या बोलते थे हम लोग? उसका नाम था जय संहिता। इसमें फिर बाद में बहुत से श्लोक जुड़ते गए, तब इसका नाम बन गया महाभारत। अगला प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां किसमें वर्णित है? तो महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की जो कहानियां है वह जो वर्णित है वह है जातक कथा में। ठीक है। अगला प्रश्न है, ह्वेन सांग एक क्या थे? तो ह्वेन सांग एक चीनी यात्री थे। कहाँ के यात्री थे? चीनी यात्री थे, जो किसके दरबार में आए थे? तो हर्षवर्धन के दरबार में आए थे। फिर देखते हम लोग, दिल्ली स्थित कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? तो दिल्ली में जो कुतुब मीनार है उसकी ऊंचाई 7.2 है। यह आपको JCERT के बुक में साफ साफ लिखा हुआ है, तो आप इसको जरूर याद रखिएगा। आगे है कि आर्यभट्ट एक थे। तो आर्यभट्ट जो थे वो खगोल शास्त्री थे, नहीं, जो भारत के प्रथम गणितज्ञ भी हैं। आगे बात करते हैं हम लोग, जहां मुख्य देवी देवता की मूर्ति को रखा जाता है क्या कहलाता है? तो जहां मुख्य देवी देवता के मूर्ति को रखा जाता है उस जगह को कहते हैं हम लोग गर्भगृह। क्या कहते हैं? गर्भगृह कहते हैं। अब देखिए जो प्रश्न है, भारतीय शल्य चिकित्सा के जनक माने जाते हैं। तो भारतीय शल्य चिकित्सा के जनक जो हैं वो हैं सुश्रुत। आगे बात करते हैं, प्राचीन साहित्य कृति क्या है? तो प्राचीन साहित्य कृति यानी कि सबसे प्राचीन की बात करें तो कौन है? वेद। फिर देखिए, वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण किस भाषा में रचित है? तो वाल्मीकि जी द्वारा जो रचित रामायण है वह संस्कृत भाषा में रचित है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? स्तूप, तो स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है टीला। स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? टीला होता है। बात करते हैं दशा अवतार मंदिर में किस देवता की प्रतिमा है? तो दशा अवतार मंदिर में विष्णु जी की प्रतिमा है। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो लिंगराज मंदिर जो है उड़ीसा के राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है। लौह स्तंभ स्थित है। लौह स्तंभ अभी कहाँ है? तो लौह स्तंभ अभी कहाँ है? तो दिल्ली में है। और सबसे जो लास्ट प्रश्न है वो है, शून्य के बारे में सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने जानकारी दिया? तो शून्य के बारे में जो जानकारी देने वाले हैं भारत के प्रथम गणितज्ञ जो हैं वो है आर्यभट्ट, जिनका एक महत्वपूर्ण पुस्तक है आर्यभट्टियम। तो आज यह टॉपिक समाप्त हो गया। आप सभी को इस टॉपिक को शुरू से अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।